गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में जो हमारी बातचीत हो रही है वो मॉड्यूल बी पर चल रही है। बीआरबीएल के सारे ही मॉड्यूल की सारी यूनिट्स पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर मैं एक एक करके आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ये पूरी सीरीज यूट्यूब पर आपके लिए चलाई जा रही है और सारे मॉड्यूल सारी यूनिट कवर की जाएगी। नवंबर दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन को ये सीरीज टारगेट करा है, तो आप में से जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट जरूर तैयार कर लें, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस खूब सारे बन रहे हैं हर सारे पेपर में, है ना। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्सेप्ट को तैयार करके जाएं। मॉड्यूल ए पर जितने भी टॉपिक हैं, जितनी यूनिट से मतलब, उन पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मेरी ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। वो सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर लाइव सेक्शन में या वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी। उनका एक प्लेलिस्ट भी मैं जल्दी आपके साथ जो है शेयर कर दूंगा तैयार करवा के। पहले ये कुछ क्लासेस हो जाए फिर प्लेलिस्ट हम बना लेंगे। मॉड्यूल बी पर हमारी बातचीत हो रही है। मॉड्यूल बी पर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या है, इसकी बातचीत हम करेंगे। फेमा एक्ट में सेक्शन 5 में आपको करंट अकाउंट पढ़ने को मिलता है और सेक्शन 6 में कैपिटल अकाउंट की बातचीत की गई है। तो आज ये हिस्से हैं जो हमारे बीच में डिस्कशन में आने हैं, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, क्योंकि ये जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम हिंदी में भुगतान शेष कहते हैं, उसके अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बता देता हूं, फिर करंट और कैपिटल अकाउंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड होता है। क्लियर? यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें कोई भी एक देश ये बताता है कि उसने दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कुल कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया है। मैं फिर से आपके साथ ये बात दोहरा रहा हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें कोई भी एक देश ये बताता है कि उसने दुनिया के बाकी देशों के साथ एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में कुल कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया है। कुल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर तरीके के ट्रांजैक्शंस रखे जाते हैं, चाहे वो ट्रेड से संबंधित ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो ट्रांसफर पेमेंट्स हो, या वो आपके ऐसे ट्रांजैक्शंस हो जो आपके असेट्स में चेंज लाते हैं, आप पर लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स हो गए, लोन्स हो गए। किसी भी प्रकार का जो भी ट्रांजैक्शन आपने दुनिया के बाकी देशों के साथ किया है, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, उसका एक सिस्टमैटिक जो स्टेटमेंट होता है, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन ट्रांजैक्शन से संबंधित होता है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो देश के अंदर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, बाकी देशों के साथ जो कुल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट असल में बनता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। डबल एंट्री आप लोगों ने बीकॉम वगैरह में पढ़ा होगा, कॉमर्स में। डबल एंट्री का मतलब होता है जहां पर आप डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों शो करते हैं, वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है। बिल्कुल वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो अकाउंट में डिवाइड किया जाता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। चूंकि ये दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत हैं, इसलिए सबसे पहले हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही पढ़ा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जिसमें कोई भी एक देश ये बताता है कि उसने एक साल में, टिपिकली ये फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में बाकी देशों के साथ कुल कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया है। क्लियर है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी भैया। देखिए यहां पर क्या है, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ all economic transaction done by a country with rest of the world during a given period। ये क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है हर तरीके के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का जो किसी एक देश ने किया है दुनिया के बाकी देशों के साथ एक गिवन पीरियड में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में। These transactions are made by government bodies, firms and individual and it includes resident and non-resident both। ये जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हो, चाहे वो आपके रेजिडेंट ने किया हो, नॉन रेजिडेंट ने किया हो, आपने व्यक्तिगत तौर पर किया हो, किसी फर्म ने किया हो, कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुए हो, सरकार ने किया हो, हर प्रकार के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखा जाता है। इन्हीं का स्टेटमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अब जो आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है बाबू, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दो सेपरेट अकाउंट में इसको डिवाइड करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, जिन पर हमारी बातचीत होनी है। फेमा एक्ट 1919 की अगर हम बात करेंगे तो करंट अकाउंट फेमा अधिनियम में सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है और सेक्शन 6 के अंतर्गत फेमा में ही आपको दिखाई देता है कैपिटल अकाउंट। फेमा अधिनियम में कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट को बहुत थोड़ा में लिखा गया है, मैं आपको विधिवत बता रहा हूं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में आता क्या है। क्लियर है? अब ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की पिक्चर आपके सामने दिख रही होगी। ये मेरा बनाया हुआ डायग्राम नहीं है, जब भी मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूं
तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कोई ऐसा डायग्राम ढूंढा जाए जिसमें एक तो वो पिक्टोरियल फॉर्म में आपके साथ रिप्रेजेंट होने में अच्छा रहता है, दूसरा उसमें सारे ट्रांजैक्शंस या सारी चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ वो सबके सब हों। तो ये पिक्चर अच्छे से मिल गई, ये जिन्होंने भी बनाया अच्छी पिक्चर है ये, और इसी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, तो ये श्रेय उनका, ये मैंने नहीं बताया। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है हर प्रकार के ट्रांजैक्शन का जो एक देश ने दुनिया के बाकी देशों के साथ किया। जैसे भारत ने एक फाइनेंशियल ईयर में बाकी देशों के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किए हैं उनका जो स्टेटमेंट है, जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, वही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अब दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है आपका करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या लिखा है इस पर अभी ध्यान मत दीजिए, आप पहले समझिए कि करंट अकाउंट में बेसिकली कैसे ट्रांजैक्शंस रखे जाते हैं। करंट अकाउंट में सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए कि ट्रेड को रखा जाता है। अब जब भी हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, चूंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन ट्रेड का या फॉरेन ट्रांजैक्शंस का ही स्टेटमेंट है। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो दो चीजों का करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का। बैलेंस ऑफ पेमेंट में या फॉरेन ट्रेड में गुड्स को विजिबल ट्रेड कहा जाता है और सर्विसेज को इनविजिबल कहा जाता है। कई बार जब एसएससी वगैरह का एग्जाम होता है तो कई बार ये पूछा भी जाता है कि इनविजिबल का क्या मतलब होता है, तो इनविजिबल का मतलब सेवाएं या सर्विसेज होता है। तो जहां कहीं भी आपको विजिबल शब्द दिखाई देगा इसका मतलब गुड्स की बात हो रही है, जहां कहीं भी आपको इनविजिबल दिखाई देगा इसका मतलब सर्विसेज की चर्चा हो रही है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांजैक्शंस रखे जाते हैं, इसके पहले आप ये समझ लें कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है क्या। देखो, करंट अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शंस रखे जाते हैं जो सरकार के ऊपर किसी तरीके की लायबिलिटी नहीं बनाते या आपके असेट्स में किसी प्रकार का चेंज नहीं लाते हैं। मतलब जो सरकार की संपत्तियां हैं, ना तो उनमें कोई कमी लाते हैं, ना तो उनमें कोई बढ़ोतरी करते, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, ना ही आप पर कोई लायबिलिटी क्रिएट करते। यानी एक तरीके के रूटीन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक तरफ से आए दूसरी तरफ से चले गए। क्लियर हो गई इतनी बात। करंट अकाउंट में आप हर प्रकार के ट्रेड को रखते हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो आपके असेट्स में किसी प्रकार का चेंज नहीं लाते हैं, जो आप पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं, उनको हम करंट अकाउंट में रखते हैं। कैपिटल अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शंस को रखते हैं जो आपके ऊपर जिम्मेदारी यानी लायबिलिटी क्रिएट करते हैं या आपके असेट्स में परिवर्तन लेकर आते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जिसने भारत में निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मान लेते हो भारत में एक फॉरेन इन्वेस्टर आया, उसने भारत में म्यूचुअल फंड में, पेंशन फंड में, इन सब में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जब भी वो इन्वेस्टमेंट अपना रिडीम करना चाहेगा, हमें वो इन्वेस्टमेंट उसका उसे वापस करना पड़ेगा। यानी हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, पैसा जरूर भारत के अंदर आया लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब जो एफडीआई, एफपीआई जैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सब करंट इसमें कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है, पूंजीगत खाता इसको हिंदी में कहते हैं। या इसको और आसान एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं हमने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। तो ऋण अगर लिया तो पैसा तो भारत के पास आया, लेकिन वो ऐसा पैसा है जिस पर हमारी लायबिलिटी, हमें वो पैसा ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन जाएगा वो किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शंस रखते हैं जो आपके असेट्स में चेंज लेकर आते हैं। अभी जब हम इसको ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, या आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। अब देखते हैं करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। तो करंट अकाउंट में दो हिस्सों में हमने इसको बांटा है, विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड का मतलब हो, या नेट विजिबल का मतलब हम गुड्स की बात कर रहे हैं, और इनविजिबल का मतलब सर्विसेज या गुड्स के अलावा जो चीजें हैं वो इनविजिबल के अंतर्गत रखी जाएंगी। तो पहला है गुड्स इन क्या है, ट्रेड इन गुड्स। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इसमें रखेंगे। तो ट्रेड इन गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तभी आप बैलेंस निकाल पाओगे। बैलेंस को अगर आप ना याद रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बस ये याद रखिए कौन सा ट्रांजैक्शन है। तो जो भी गुड्स या सर्विसेज का आप ट्रेड करेंगे वो आपके किस में आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे विजिबल के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है, ट्रेड इन गुड्स, इसमें सर्विसेज भी होंगी। क्लियर है। अब इसके अलावा आते हैं जो नेट इनविजिबल, मतलब ये गुड्स का है क्योंकि ये विजिबल है, सर्विसेज इनविजिबल में रखी जाती हैं। अब नेट इनविजिबल में क्या क्या आता है, फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज। जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनसे जो आपको इनकम हो रही है वो आपके हिस्से में जुड़ेगी, यानी वो क्रेडिट होगा। जो यहां से निकल के जा रहा है वो आपका डेबिट जाएगा। तो आपका फैक्टर ट्रेड क्या होता है, फैक्टर ट्रेड का मतलब होता है कि जो भी वस्तुएं, जैसे आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, आपने कोई वहां पर प्रॉपर्टी तैयार की, उससे आपको कोई रेंट, कोई इनकम, कोई कमीशन, कोई प्रॉफिट आ रहा है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कोई, जैसे मान लेते हैं कि भारतीय कंपनी ने किसी दूसरे देश के अंदर जाके किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और वहां से उसे डिविडेंड मिल रहा है, तो ये डिविडेंड आपका किस में होगा, चूंकि ये इनविजिबल है तो ये आपका फैक्टर इसमें रखा जाएगा। दूसरा है नॉन फैक्टर में, जैसे शिपिंग हुआ, बैंकिंग हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, इन सब में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विसेज में रखे जाएंगे। फिर कुछ है ये दोनों बातें समझ में आ रही। फैक्टर ट्रेड सर्विसेज का मतलब है कि ऐसे ट्रेड सर्विसेज जो आपको सीधे इनकम, चाहे वो डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इसमें जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो भी, जो आप देंगे वो भी रखा जाएगा। नॉन फैक्टर में जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, शिपिंग है, बैंकिंग सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर अगर आपने बेचा है, तो ये आपके नॉन फैक्टर में आ जाएगा।
प्राइवेट ट्रांसफर के अंतर्गत, प्राइवेट ट्रांसफर में कोई गिफ्ट आपको प्राप्त हुआ है या आपने दिया है, रेमिटेंस जो आया है, ग्रांट्स जो आई हैं, वो ये देखिए ये एक तरीके का आपका यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन होता है। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शन जो एक तरफा होते हैं, मतलब आपको प्राप्त हो गए, आपको कुछ देना नहीं होगा, या आपने दिया आपको कुछ प्राप्ति होगा। जैसे गिफ्ट, अगर आपको गिफ्ट मिला तो आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं। आपके नागरिक किसी दूसरे देश में जाके कमा रहे हैं, वहां से वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, वो आपके प्राइवेट ट्रांसफर के अंतर्गत आ जाएगा। कोई ग्रांट आपको मिल गई, कोई चैरिटी आपको मिल गई, ये यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं और आपके प्राइवेट ट्रांसफर्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल ट्रांजैक्शन है। अब ये रेमिटेंसेस, ग्रांट एटसेट्रा, अब जैसे रेमिटेंसेस, ग्रांट एटसेट्रा, गिफ्ट हो गए, ये इंडिविजुअल के हो गए, और अगर ऑफिशियल मतलब सरकार अगर कुछ करे तो वो ऑफिशियल में चला जाएगा। अब आते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस में या कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शंस रखे जाते हैं जो आपके असेट्स में चेंज लाते हैं और आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भारत के अंदर कोई एफडीआई, एफआईआई, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर आके अगर भारत में शेयर्स वगैरह परचेज कर रहा है तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। कोई एक्सटर्नल आपको असिस्टेंस मिला हुआ है या आपने कोई कॉमर्शियल किसी दूसरे देश से बोरोइंग की है, आईएमएफ ने आपको पैसा दिया है, वर्ल्ड बैंक ने आपको पैसा दिया है, एनडीबी ने आपको लोन दिया हुआ है, रुपी डेट सर्विसेज आपको मिली है, यानी रुपी लोन अगर आपको किसी तरीके का मिला है, आपके एनआरआई ने कुछ डिपॉजिट किया है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो आपकी लाइबिलिटी है, एनआरआई ने कुछ डिपॉजिट किया है, या ऐसे फ्लो जो आपके ऊपर लाइबिलिटी बना रहे होते हैं या आपके असेट्स में चेंज लाते हैं, वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर इतनी बात भैया? तो अगर हम यहां पर देखें, एक एक करके देखते चलते, अगर मैं इसका अपनी तरफ से आपको एक डायग्राम बना के बताऊं तो इसका और आसान हम डायग्राम बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, यहां पर देखो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो हिस्से कौन कौन से भैया, एक तो आपका है करंट अकाउंट का, एक है आपका करंट अकाउंट का, और दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में रेगुलर ट्रांजेक्शंस जो ना तो आपके असेट्स में कोई चेंज लाते हैं और ना ही आप पर कोई लाइबिलिटी बनाते हैं। करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, करंट अकाउंट का पहला आपका है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आप इसको ऐसे बनाइए, ट्रेड। ट्रेड में क्या है भैया, दो चीजें आ जाएंगी आपका, क्या क्या आ जाएगा, एक तो है आपका एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल यानी गुड्स, और इंपोर्ट ऑफ विजिबल यानी गुड्स। ऐसे ही एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल और इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल। इनविजिबल, इनके अलावा इसी में आपका आता है, मान लेते हैं ये पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा आपका करंट ट्रांजैक्शंस है, जिसमें आपके डिविडेंड, रेमिटेंसेस वगैरह ये सब आते हैं। तीसरा आपका यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब एक तरफा ट्रांजैक्शन, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस जैसे गिफ्ट, चैरिटी, इन सब से जो आपको पैसा मिला। कैपिटल अकाउंट में आपके क्या क्या आ सकते हैं भैया, लोन आ सकता है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबी आपका, ये सब आपके कैपिटल अकाउंट में है। अब ये दो तरीके से हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म इनफ्लो भी रखते हैं, लॉन्ग टर्म इनफ्लो रखते हैं, शॉर्ट टर्म का पैसा है या लॉन्ग टर्म का पैसा है। ऐसे ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का, हम लोन पे करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का, वो आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का आउटफ्लो हो जाएगा। यानी यहां पर भी चार हेड्स आपके बनाए जा सकते हैं। इन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस को, यानी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कुल ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो दुनिया के बाकी देशों के साथ हम कर रहे हैं। इसको इत्मीनान से समझिएगा, आप चाहे तो यहां से समझ ले, चाहे तो वहां से समझ ले, दोनों बातें मैंने आपके साथ विधिवत तरीके से कर ली है। क्लियर है भैया? तो ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का मामला देख लेते हैं। करंट अकाउंट में क्या है, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 के अंतर्गत, द करंट अकाउंट रिकॉर्ड द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट इनटू एंड आउट द कंट्री। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको डिविडेंड वगैरह जो रिसीव हो रहा है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, पूरा इन्वेस्टमेंट अगर आप रिडीम करके लेकर आ रहे हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट आप विड्रॉ करके ले आ रहे हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनेगा। क्लियर है? तो जो उससे आपको डिविडेंड वगैरह मिल रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द कंट्रीज फॉरेन ट्रांजैक्शन, ये फॉरेन ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट ये फॉरेन ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेरियस कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट इंक्लूड द बैलेंस ऑफ ट्रेड,
एक्सपोर्ट माइनस क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स के एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो आपका एग्जैक्ट ट्रेड निकल के आ जाएगा। ऐसे ही सर्विसेज को निकाल सकते हैं। प्राइमरी फैक्टर इनकम पीछे हम लोगों ने पढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो आपको इनकम प्राप्त हुई है, तो अगर आप उसको टोटल निकालना चाहते हैं तो जो आपने इन्वेस्टमेंट से अर्न किया है उससे अगर हम माइनस कर देंगे जो आपने इन्वेस्टमेंट में पेमेंट किया है वो आपका टोटल निकल के चला आएगा। एंड नेट कैश ट्रांसफर दैट हैव टेकन प्लेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में। कैपिटल अकाउंट में अगर हम देखें तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल सेल्स एंड परचेज ऑफ असेट्स सच एज मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स। अगर आप इन सब में इन्वेस्टमेंट या अगर आप इनको परचेज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जैसे भारत के नागरिक की कोई या भारत सरकार की कोई संपत्ति अमेरिका में थी, उसने उस असेट को बेच दिया और बेच दिया तो उसे पैसा मिला यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जो पैसा मिला उसने उस असेट को बेचने के बाद जो पैसा वहां से कमाया उसको अगर वो भारत में लेके आ रहा है तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शन में इनफ्लो कहलाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने यहां पर कोई संपत्ति रखी थी उसको बेचा और बेच कर लेकर वो पैसा अपने देश में चला जा रहा है, वो कैपिटल ट्रांजैक्शन में आउटफ्लो कहलाएगा। क्लियर है। कोई भी बोरोइंग, लोन, असिस्टेंस, कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, एफपीआई हुआ, ये सारे इन्वेस्टमेंट आपके किस में रखे जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। अ कैपिटल अकाउंट डेफिसिट इंडिकेट दैट मोर मनी इज लीविंग द इकोनॉमी। अगर कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है इसका मतलब आपके देश से पैसा निकल के जा रहा है, यानी आपके देश में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रखा था जिन्होंने, वो यहां से लेकर जा रहे हैं, या आप अपना लोन रीपे कर रहे हैं, इससे भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। अलॉन्ग विद एन इंक्रीज इन द कंट्रीज ओनरशिप ऑफ फॉरेन असेट्स वेयर एज अ सरप्लस। अगर आपका क्या है भैया कि आपका अगर कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आए तो इसका मतलब पैसा ज्यादा जा रहा है या कंपनी की ओनरशिप बढ़ रही है, भारत का ओनरशिप बढ़ रहा है फॉरेन एसेट्स में। भाई अगर हम विदेश में जाके कोई संपत्ति परचेज करेंगे तो वो भी क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर हम परचेज करेंगे तो हमें वहां पेमेंट करना पड़ेगा, तब तो हम परचेज करेंगे, इससे हमारा असेट्स वहां बढ़ेगा लेकिन यहां से पैसा तो निकल के चला जाएगा। तो अगर कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है तो इसका मतलब या तो आप अपना लोन रीपे कर रहे होगे, या तो कोई संपत्ति परचेज कर रहे होगे, या आपके देश से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था वो विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। सरप्लस के अंतर्गत क्या होता है भैया कि आपके देश में पैसा ज्यादा आ रहा है। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अगर आप आसान तरीके से इसको याद करना चाहते हैं तो आपको बस इतना याद करना कि ऐसे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस आपके असेट्स में कोई चेंज नहीं आता, जितने भी प्रकार का ट्रेड होगा, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, करंट अकाउंट में होगा। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में होगा। क्लियर है। यहाँ कोई घूमने के लिए आया विदेशी नागरिक और यहाँ होटल में रह रहा है, खर्चा वर्चा कर रहा है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होगा। ये सारे करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो आपके असेट्स में चेंज लाते हैं। सरकार ने कोई ऋण प्राप्त किया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अपना ऋण हमने वापस किया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। क्लियर। तो जब वापस करें तो आउटफ्लो कहलाएगा, जब हमें प्राप्त हो रहा है तो वो इनफ्लो कहलाएगा। आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने कोई लोन दिया, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत आ जाता है। या अगर हमने विदेश में जाके कोई संपत्ति परचेज की तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ, या हमारे यहाँ अगर किसी ने कोई संपत्ति परचेज की तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ, या अगर किसी ने हमारे देश के अंदर आके एफडीआई किया, एफपीआई किया, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन क्या कहलाते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। सेक्शन 5 में करंट अकाउंट, सेक्शन 6 में कैपिटल अकाउंट। तो आज के लिए आपका ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का पूरा मुद्दा था। इत्मीनान से हम लोगों ने इसको समझा है भैया। आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। एक जो मैं आपके साथ लगातार चर्चा करता था कि अभी आपके साथ एक डबल सेल ऑफर लॉन्च किया गया था। क्लियर है। डबल सेल ऑफर में ये सारी फीस आपको कम दिख रही है। हमारे सीआईबी, महापैक, सीआईबी के सारे आपके जो इंडिविजुअल बैचेज है सब पर ये ऑफर था। 65% तक, 60% तक, 60% तक का आपको ऑफ मिल रहा था। इसके अलावा इन पर 200 का अलग से डिस्काउंट है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं डबल 200 तो आपको ये डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। इसकी आज लास्ट डेट है, यानी 16 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी। ये ऑफर आपको हमारे फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन 2.0 बैच, इसमें मिला। इसमें भी आपको डबल 200 यूज करने पर 200 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप सिंगल सब्जेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। इलेक्टिव पेपर की अगर हम बात करें तो 4 इलेक्टिव पेपर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग और रिस्क मैनेजमेंट, और इस पर भी आपका अभी डिस्काउंट चल रहा है। क्लियर है। अगर आप महापैक लेते हो तो इलेक्टिव पेपर आपको अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एचआरएम और बीआरबीएल पर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, अगली मुलाकात में आपसे वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।